अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बहुत गर्मा गर्मी हो चुकी है और उसके साथ साथ सियासी गर्मा गर्मी में तरीन ग्रुप का लाहौर में अहम इकट्ठ होने जा रहा है। क्या जहांगीर तरीन मुमकिना तहरीक अदम एतमाद में वजीर आजम के साथ खड़े होंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ ऑन चौधरी की जानिब से तरीन ग्रुप के अरकान के लिए इशाया होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब भी कल लाहौर पहुंचेंगे। वजीर आजम की क्या मसरूफियात होंगी और ये जो मुलाकात होने जा रही है उसमें क्या रिजल्ट सामने आते हैं या क्या बातें होती हैं, उसमें भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ऐलान होने के बावजूद कई रोज गुजरने के बाद भी तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए किसी तारीख का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, उस पर बात करेंगे। कोई टाइम फ्रेम सामने नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ हुकूमत का 3000 अरब के टैक्स मामलात स्टे ऑर्डर की नजर होने पर बड़ा फैसला सामने आया है। और उसके साथ साथ बेलगाम सोशल मीडिया और कुछ चैनल्स पर नाजेबा जुबान के इस्तेमाल और प्रोपेगेंडा पर हुकूमत एक्शन लेने के लिए पर तोल रही है। और बात करेंगे कि वजीर आजम और उनकी अहले के खिलाफ जो किरदार कशी की मुहिम इस वक्त जारी है, हुकूमत भी उन्हीं की है लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बेबस है, ऐसा क्यों है? और उसके साथ साथ कवानीन क्या हो सकते हैं, इस हवाले से कल भी हमने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की है। आज मजीद फॉलोअप भी लेंगे कि हमने कल के प्रोग्राम में क्या कहा था और अब उस हवाले से क्या मजीद स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। और नाजरीन, बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, महंगाई के हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा क्यों है? और उसके साथ साथ आलमी मार्केट में खाम तेल की इस वक्त क्या कीमतें चल रही हैं और उसके बायस क्यों पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। और यूक्रेन और रूस के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है उस हवाले से भी क्या इसका कोई इम्पैक्ट पेट्रोल प्राइसेस पर पड़ रहा है या नहीं। और उसके साथ साथ महंगाई से मुकाबले के लिए हुकूमत का कुव्वत खरीद बढ़ने का दावा कितना दुरुस्त है, उस पर भी बात करेंगे। और नाजरीन, लास्टली बात करेंगे फैसल वाडा की नाहली के मामले के हवाले से। फैसल वाडा नाहली का मामला इस्लामाबाद लेकर पहुंच गए हैं। अब क्या वो नाहली से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? क्या उनके पास कोई रिलीफ का ऑप्शन मौजूद है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हाफिज तजज़ियाकार अदील, आगाज भी मैं आप ही से करूंगी। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, एक तरफ हम जहां पर देख रहे हैं कि महंगाई तो हो ही रही है लेकिन सियासी गर्मा गर्मी भी इस वक्त बहुत ज्यादा है, जहां पर ऑपोजिशन एक्टिव है, पीडीएम के तौर पर एक्टिव है, तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है। वहीं पर हम देख रहे हैं हुकूमत भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। और इसके साथ साथ अब जहांगीर तरीन, जिनकी बार बार हम बात करते थे कि वो एक्टिव हैं कि नहीं, वो ऑपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं, क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन अब जो तरीन ग्रुप है वो लाहौर में इकट्ठा भी होने जा रहा है, तो इस वक्त क्या गहमा गहमी चल रही है सियासत में? यही वो वक्त है अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने का और यही वो वक्त है अच्छी शॉट्स खेलने का और अपने आप को मनवाने का, जो मोनस साहब ने किया। कल मोनस साहब ने किया और मोनस साहब के कल के स्टेटमेंट के बाद मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोगों से बात हुई। वजीर आजम साहब के दिल में घर कर लिया है, जो पीटीआई के लोग बता रहे हैं। मोनस साहब ने उन्होंने छक्का लगाया, कल सियासी छक्का लगाया और अपना प्रोफाइल तो वो ऊपर लेके गए ही हैं। उन्होंने वो शायद ये तमाम चीजें चौधरी बरादरान के ज़हन में थी, एक पूरा माहौल बना और ये राइट टाइम था जिस पे वो खेल गए। और जो एक शिकवा दोनों जानिब रहता था हमेशा से, मेरा ख्याल है कि मोनस की कल की स्पीच और उनके कल के बयान के असरात जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उसमें शराकतदारी की सूरत में भी नजर आएंगे। क्योंकि यह भी बहुत बड़ा मामला था कि 2023 के इलेक्शन में क्या पीटीआई काफ लीग के साथ इत्तेहाद करेगी या काफ लीग पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी। इसमें चूंकि यह कहा जा रहा था कि जी काफ लीग जो है ये जी ब्लैकमेल करती है हुकूमत को, ये दीगर इत्तेहादी भी करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इत्तेहादियों से बड़े तंग थे पहले, लेकिन कल मोनस साहब ने जो छक्का लगाया है। लेकिन काफ लीग को सूट भी तो यही करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहें। अच्छा, काफ लीग को भी यही सूट करता है, दीगर इत्तेहादियों को भी
यही सूट करता है। और अब आ जाते हैं कि तरीन ग्रुप के हवाले से कि 2-3 दिन से बड़ी बातें चल रही हैं कि तरीन ग्रुप जी अब ये गेम चेंजर है, यानी अब इत्तेहादियों ने जब लिफ्ट नहीं कराई तो अब आ गई बात तरीन ग्रुप के ऊपर। अब तरीन ग्रुप ने आज ओन चौधरी साहब ने आज एक इशाया दिया है जिसमें अभी तरीन ग्रुप के लोग हैं, मैनेज एमपीएस, वो उसमें शरीक हैं। ये इशाया अभी चल रहा है और इस इशाये का मकसद कतन भी कोई हुकूमत गिराने के हवाले से या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी अपनाने के हवाले से नहीं है। क्योंकि देखें लोग ये क्यों नहीं समझते जो ये कहते हैं कि तरीन ग्रुप बाजी पलटा सकता है। तरीन ग्रुप के लोग आखिरकार पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। पीटीआई की डिफेक्शन क्लॉज का उन पर इत्तलाक होता है 63A का और अगर इसमें कोई डिसीजन लेना है तो तरीन ग्रुप ने नहीं बल्कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने लेना है। अगर तो ये लोग अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, अगर तो ये लोग समझते हैं कि हम 2023 के इलेक्शन में हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर अभी तक तो तरक्याती काम हुए नहीं थे अब जाके शुरू हुए, तो वो ये मिस एडवेंचर मेरे ख्याल में कभी भी नहीं करेंगे। और तरीन साहब के हवाले से एक मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब उनके जो करीबी जराए हैं उनके साथ जो महीना डेढ़ पहले की बात बता रहा हूं आपको, उस वक्त जो इंटरेक्शन में चीजें सामने आई थी, जहांगीर तरीन साहब आखिरी वक्त तक ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी दोस्ती दोबारा बहाल हो जाए, उनकी सुलह हो जाए। देखिए जहांगीर तरीन साहब कभी भी अपनी जमात बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में बनाएंगे। जहांगीर तरीन साहब जब बिल्कुल ये तय हो जाए कि इमरान खान साहब ने उनके साथ नहीं चलना, उस सूरत में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका जाहिर है सर्वाइवल किस तरह से है पीएमएलएन के साथ, उनको वहां क्या रोल मिलेगा। लेकिन यहां पर अभी भी ब्राइट चांसेस हैं कि जिस तरह शहजाद अकबर साहब से उनको शिकवा था, एक दो और लोगों से है, लेकिन वो भी अब समझ रहे हैं कि वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो शहजाद अकबर साहब और वो जो ग्रुप था वो उसकी इजारादारी वाने वजीर आजम में कम हुई, ये सबसे बड़ा शिकवा उनका इनके साथ था। लेकिन जहांगीर तरीन साहब मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये मिस एडवेंचर नहीं करेंगे और वो इंतजार करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ दोबारा उनके रवाबत ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हों। तो अब ऑपोजिशन तो बार बार लाहौर के चक्कर लगा ही रही थी, अब वजीर आज़म इमरान खान साहब भी कल लाहौर जा रहे हैं। इमरान खान साहब कल लाहौर जा रहे हैं। अभी तक जो चीजें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब का कल क्या शेड्यूल होगा, वो साहिवाल सरगोदा डीजी खान के एमएनएज और एमपीएस से मुलाकातें करेंगे। अच्छा। और मौजूदा सूरत हाल में ये भी मुलाकातें जरूरी भी हैं और जाहिर है आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सी चीजों पे बात होनी है। अब पंजाब में अब एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी आज आ गया कि पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उसके बाद पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जाहिर है जब शेड्यूल आ जाना है तो वजीर आजम उसके बाद जाकर पब्लिक गैदरिंग से खिताब नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनके अवामी जलसों से खिताब का ये जो मामला है आने वाले दिनों में पंजाब में बहुत ज्यादा नजर आएगा। फिर वो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट और जो स्मॉल डैम्स और इनसे मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोगों से ब्रीफिंग्स लेंगे। इसके बाद सीएम साहब से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात के हवाले से जो कहा जा रहा है, अभी तक ये जो प्रोग्राम आपका ऑन एयर जा रहा है, अभी तक शेड्यूल में ऐसी कोई चीज नहीं है कि कल चौधरी बरादरान से कोई मुलाकात हो। कल जाकर कोई हंगामी कोई ऐसी चीज सामने आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक चौधरी परवेज इलाही साहब से उनकी कोई मुलाकात तय नहीं है और वजीर आजम साहब का जो ये दौरा लाहौर है, लेकिन नॉर्मल उनकी एक्टिविटीज इनकी वजह से वजीर आजम इमरान खान साहब जा रहे हैं। वैसे एज सच कोई गहमा गहमी टाइप एस्पेक्ट से बात करें तो वो नहीं है। लेकिन अदिल आगे मूव करूंगी, हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन बार बार तहरीक अदम एतमाद की बात तो कर रही है, बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ऑल दो सामने नहीं आ रही है। लेकिन ऐलान तो कर दी तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, लेकिन कोई तारीख नहीं है, कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि कब तक ला रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का टाइम फ्रेम कैसे आता?
तहरीक अदम एतमाद में उनके नंबर्स पूरे नहीं है। नंबर्स इत्तेहादियों से पूरे हो सकते थे। अब इत्तेहादियों ने जो सलूक किया है अपोजिशन के साथ, ये उनको तवक्को नहीं थी। ये समझा जा रहा था कि ठीक है, अभी इनकी जानिब से कोई हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं है, हम एंगेज किए रखते हैं। कल सारा काम इनका मोनस अलाई साहब ने खराब कर दिया कि आप देखें कि 3 मुलाकातें हुई चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर। पहले जरदारी साहब की हुई, फिर मौलाना की हुई, फिर शहबाज शरीफ गए। और शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से बात गोलमोल कर दी है। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने, उसकी वजह है कि कुछ निकला ही नहीं, उसमें से कोई चीज सामने ही नहीं आ सकी, कोई चीज तय ही नहीं हुई। और अब ये जो लोग ये कह रहे हैं, अच्छा खबरें भी अब इसी तरह चलनी शुरू हो गई है ना। अब किसी ने ये कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने वजारत आला की ऑफर कर दी चौधरी परवेज लाई साहब को। चौधरी परवेज लाई साहब के साथ सियासी तौर पर जो बड़ा धोखा हुआ था, जब 1997 में उन्हें वजीर आला बनने की कमिटमेंट करके शरीफ खानदान ने यू टर्न ले लिया और वादा खिलाफी की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने। ये कमिटमेंट परवेज लाई साहब के साथ उस वक्त थी जब ये चीजें तय थी। तो इन्हें नहीं पता कि ये जो अगर ऑफर हो भी रही है तो क्या परवेज लाई साहब ये रिस्क ले सकते हैं, और क्या शरीफ खानदान ये अफोर्ड कर सकता है कि अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ को पंजाब में आके बोले आ जाए जी, आकर बैठ जाएं। उनको तो देखा जाए, जिस तरह वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है, जो ये इल्जाम भी लगाते हैं और किसी हद तक बैड गवर्नेंस के मामलात हैं भी हैं, तो इनको तो सूट ही वो करते हैं। 1.5 साल बाद इलेक्शन है, ये 1.5 साल बाद इलेक्शन में अगर उस्मान बुज़दार साहब बकौल इनके इतने ही नाकाम वजीर आला हैं, तो फिर तो मामला ही खत्म। वो क्यों एक काबिल वजीर आला को लेकर आना चाह रहे हैं और आकर अपने घर में उनको वजीर आला बनाकर बिठाना चाहते हैं? तो ये चीजें डूएबल ही नहीं है। ये सारी चीजें मीडिया की सुर्खियों तक हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना तो शहबाज शरीफ साहब ये कभी रिस्क ले सकते हैं कि परवेज लाई साहब को वो वजारत आला की ऑफर करवा दें, और परवेज लाई साहब के साथ भी जो इन्होंने 97 में सलूक किया था, वो भी अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मामला आगे प्रोसीड नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो बहुत अहम उन्होंने बात डिस्कस की है। जो 3000 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठा करने की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि अदालती केसेस में स्टे ऑर्डर्स की वजह से 3000 अरब का टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो इस पर व्हाट्स योर टेक? देखें, जब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आना था उमर रज़ा बंदियाल साहब ने, एक दिन पहले फुल कोर्ट की जो तकरीब थी उसमें जनाब चीफ जस्टिस ने, नए चीफ जस्टिस ने, उस वक्त के यानी नामजद चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपनी जिन तरजीहात पर बात की थी, उन्होंने टैक्स कलेक्शन के हवाले से कंसर्न जाहिर किए। इस वक्त मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उससे मुतालिक, उस वक्त अगर आप ये चलाएं कि हमने उसमें क्या कहा था कि अदालत को इस चीज का अदराक है और हुकूमत ने भी उस जो विजन की रोशनी में जो उन्होंने उस वक्त अपना एक लाया अमल दिया कि आने वाले दिनों में प्रायोरिटीज क्या होंगी, तो उस वक्त हमने क्या कहा था वो अगर आप साउंड बाइट चलवा दें। 1 फरवरी को जस्टिस उमर अब्दुल साहब ने टैक्स मामलात पर गुफ्तगू की थी, जिस पर हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी। तो हमने प्रोग्राम में क्या डिस्कस किया था, हमने क्या कहा था, नाज़रीन ये सुन लीजिए। इस वक्त हर अहम इशू किसी ना किसी तरीके से अदालतों से जुड़ा हुआ है। जब कोई हुकूमत इकदाम उठाती है या वो अदालतों में चैलेंज हो जाता है या अदालतों में केसेस लिटिगेशन में होते हैं, अरबों रुपए टैक्स के केसेस जो है अदालतों में लिटिगेशन में होते हैं, तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि आने वाले नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब को इस चीज का बहुत अच्छी तरह से इदराक है कि इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कौन से हैं। जी अदिल, देखें सबसे बड़ा मसला क्या था, और उस वक्त भी जिस तरह हमने कहा कि हर चीज अदालतों से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा हुकूमत इक़दामात जो भी उठाती है वो कहीं ना कहीं जाकर अदालतों में चैलेंज हो जाते हैं। 3000 अरब के जो मामलात हैं ये हुक्म इम्तना में अगर वहां पड़े हैं, और इसमें इल्तवा पे इल्तवा, ये तो बेसिकली जितना इसमें इल्तवा होगा उतना इसमें सिस्टम को नुकसान है, इतना उसमें हुकूमत को, उतना उसमें रियासत को नुकसान है,
उतना उसको एफबीआर को नुकसान है, क्योंकि जितना वो टाइम गेन कर रहा है हुक्म इम्तना लेने वाला, उस वक्त तक तो उसको अदायगी नहीं करनी पड़ रही। और 3000 अरब रुपए के मामले पर मैं समझता हूं कि हुकूमत ने अभी ये जो फैसला किया है, ये यकीनन जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस खिताब में उनकी जो तरजीहात आने वाले दिनों में क्या थी, क्या होंगी, वो जो उन्होंने बताया था, उसमें ये उन्होंने कंसर्न जाहिर किया था टैक्स कलेक्शन के हवाले से। तो ये वो मैं समझता हूं कि राइट टाइम है। लेकिन इस पर राइट टाइम के साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी आज जब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, ये भी नाज़रीन आप सुन लें। सूरत हाल ये है कि तकरीबन 950 स्टे ऑर्डर्स हैं 3 ट्रिलियन रुपीस के एफबीआर ही के खाली, और ये 3000 अरब रुपया है जो हाई कोर्ट्स के या अदालतों के फैसलों की वजह से, स्टे ऑर्डर्स की वजह से एफबीआर कलेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये इतनी बड़ी रकम है कि जिससे एक बिल्कुल आप समझिए कि एक इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। और काबीना ने ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कंसर्न का इजहार किया था, आज काबीना ने भी इस कंसर्न का इजहार किया है और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ ये मामला जो है वो उठाएं। काबीना ने ये रिकमेंडेशन भी की है लॉ मिनिस्टर साहब को कि वो जुडिशरी के साथ ये मामला उठाएं कि एक फोरम होना चाहिए जिसमें कि जुडिशरी और हुकूमत और बाकी इदारे मिलकर जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनमें जो है वो कुछ ना कुछ राब्ता-ए-कार तय कर सके। लेकिन द गुड थिंग इज कि इस वक्त हुकूमत पॉलिसी या स्ट्रैटेजी की तरफ जा रही है कि इस मामले को रिजॉल्व कैसे करना है। रियासत का अहम सतून है ना, देखें जहां अदलिया, मुकन्नना, इंतजामिया ये एक दूसरे को अहम कौमी इश्यूज पर एंगेज करने जा रहे हैं, उनको लूप में लेने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। बहुत बड़े नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज सिर्फ इसलिए हल नहीं हो पाते कि एक सतून कहता है कि ये उसकी डोमेन है, दूसरा कहता है ये उसकी डोमेन है। मैं समझता हूं कि इसमें ये जो हुकूमत का ये फैसला है और एक ऐसे वक्त में जब इकोनॉमिक चैलेंज है आपके सामने, आपने एक बड़ा टारगेट भी अचीव करना है, तो ये तो स्टे ऑर्डर का मामला बरसों से चलता आ रहा है, हर हुकूमत के दौर में होता है। लेकिन ये इसमें जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी प्रायोरिटीज में भी जब ये है टैक्स कलेक्शन का जो मामला है, उन्होंने भी इस पे कंसर्न जाहिर किया और अब हुकूमत भी इसी उनके विजन की रोशनी में अगर इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए अदालत से ताउन मांगेगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत को बहुत बड़ी इसमें कामयाबी मिलेगी। एक और इशू इसी के साथ साथ मैं अदील चाहूंगी कि अभी इसको हम डिस्कस कर लें, फेक न्यूज और किरदार कुशी के हवाले से जो हम आए रोज किसी ना किसी भी एस्पेक्ट से, खासकर वो लोग जो पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके हवाले से हम डिफेमेशन सुनते रहते हैं। लेकिन हम आजकल वजीर आजम इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में सुन रहे हैं जो कि गैर सियासी शख्सियत है, उनके ऊपर भी किरदार कुशी के साथ साथ बहुत सारी नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत इस वक्त एक्टिव हो चुकी है कि इस इशू कैसे रिजॉल्व करना है। सो अब व्हाट नेक्स्ट, हुकूमत किस तरह से इसको रिजॉल्व करने जा रही है? देखें कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी परेशान कुन बात है कि वक्त के वजीर आजम और उनकी अहलिया के खिलाफ इस तरह का घिनौना प्रोपेगेंडा हो और बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद हो, और करने वाले कौन हो, कुछ सीनियर लोग हों और उसमें कोई सब्सटेंस ना हो, वो झूठा साबित हो जाए, उसकी बुनियाद पे सोशल मीडिया पे बाकायदा एक मुहिम शुरू हो जाए और उसके बाद हुकूमत बेबस नजर आए, तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। और आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे यहां पर कवानीन का ये आलम है कि बरतानिया जाना पड़ता है रिलीफ लेने के हवाले से, बल्कि आप ये कल अगर सुनवा सकें तो ये सुनवाइएगा कि कल हमने इस पे क्या बात की थी। इसी हवाले से जब हम बात को हमने प्रोग्राम में अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने क्या कहा था जरा नाज़रीन सुन लीजिए। पाकिस्तान में तो यहां लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, यहां के जो कानून साज हैं ये भी इंसाफ लेने के लिए बरतानिया ही जाते हैं, बरतानिया की अदालतों से जाके उनको इंसाफ मिलता है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल में मेरे बारे में ये बात कर दी गई है। और इसी पे आप फवाद साहब ने भी बात की है। फिर अब कुछ चैनल्स में भी जिस तरीके की घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये अब कम से कम पाकिस्तान में आम जो संजीदा तबका है वो समझता है कि मामला हाथ से ही निकल गए। लोग जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं वो पाकिस्तान में केस फाइल नहीं कर रहे हैं, वो लंदन जाके केसेस फाइल कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे कवानीन के ऊपर, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर किस कदर लोग जो हैं उनका एतमाद मजरू हो चुका है। लिहाजा इनमें काबीना ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि लॉ मिनिस्ट्री
इन कवानीन को बेहतर करे और ऐसे कवानीन लाए जाएं जिसमें इस तरह के जो अनासर हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, और कुछ से तो इंशाल्लाह हम निपट भी रहे हैं। हम कह रहे थे कि लॉज चेंज होने की जरूरत है, सो आज इस हवाले से एटलीस्ट डिस्कस किया गया, ना सिर्फ डिस्कस किया गया बल्कि ये ही वो मौका है कि जब उन तमाम प्रेशर्स को खत्म करके अब आगे बढ़ना होगा। देखें, कानून को जब तक आप यकजा नहीं करेंगे, यूनिफाइड लॉ नहीं लाएंगे, क्योंकि डायनामिक्स बदल गए हैं सोशल मीडिया के आने के बाद, उस वक्त तक आप इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। टीवी की हद तक आप एक कानून बना दें, बोले जी कि पैमरा का कानून है, वही क्लिप फॉलो नहीं होता, वही जब क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया के कवानीन और उनमें कोई ऐसी हमांगी नहीं है और वो कवानीन यकजा नहीं है, एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है, फिर अखबार में खबर चलती है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है। तो सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही है वो अखबार की कानून की डोमेन में नहीं आ रही, और जो टेलीविजन वाली जो चीज चल रही है वो सोशल मीडिया की डोमेन में नहीं आ रही। टेलीविजन का कंटेंट जो है वो बड़ी तादाद में सोशल मीडिया की बुनियाद पे चल रहा होता है। तो ये कवानीन को करना पड़ेगा यकजा, और इस पे अब हुकूमत सीरियस नजर आ रही है, और हुकूमत पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आप हुकूमत हैं, आप मुज़म्मतें कर रहे हैं, आपका काम कानून बनाना है, आपका अगर आप पार्लियामेंट से नहीं ला सकते ऑर्डिनेंस ही ले आए। तो इसमें वो जो मामला फवाद चौधरी साहब की एक जो ख्वाहिश भी थी कि फेक न्यूज के हवाले से खास तौर पे वो उन्होंने काफी काम कर रखा था कि इसको खत्म करने के हवाले से, इस पे काबू पाने के हवाले से, तो कानून कुछ पहले ड्राफ्ट में चीजें बनी भी हुई हैं। अब आज से इस पे बाकायदा काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में आपको इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स नजर आएंगी कि जो फेक न्यूज के हवाले से, किरदार कुशी के हवाले से, क्योंकि इस तरह तो मुआशरा नहीं चल सकता ना। अगर वक्त के वजीर आजम और उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर एक आम आदमी का क्या हाल होगा। इस तरह तो कोई किसी की पगड़ी उछाले, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अब मैं समझता हूं कि ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए, और ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी, हमारे कौमी इदारों और इससे मुतालिक एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन वॉर है, वॉर के डायनामिक्स चुके बदल चुके हैं। ब्रेक का टाइम है दिल, अब हुकूमत इस हवाले से अंदिया तो दे चुकी है कि नया कानून लाया जाएगा। कुछ चीजें जैसे अदील ने बताया ड्राफ्ट में भी मौजूद है, सो अब वेट इसका करना है कि कब हुकूमत इस नए कानून को प्रॉपर इंप्लीमेंट भी करवाएगी। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आए दिन पेट्रोल की प्राइजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अभी तो वजीर आजम ने कहा है, जो रिसेंट ओगरा की तरफ से समरी आई थी कि इसको बढ़ाना, लेकिन वजीर आजम ने कहा है कि इतना नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये आखिर कब तक ये तूफान जो है वो चलता रहेगा, आखिर ये थमने का नाम लेगा भी कि नहीं? ब्रेक के बाद इस पे नाज़रीन बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आए दिन हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। जब रिसेंट ओगरा की तरफ से समरी गई थी उस हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि इतना जो अभी आप राइज कर रहे हैं पेट्रोल प्राइस में, ये हम नहीं बढ़ा सकते। तो ओगरा को ये समरी वापस कर दी गई है। अब ओगरा कितना टैक्स लगाकर या कितनी कीमत बढ़ाकर आगे बताता है वो फिर आगे हमें पता चलेगा। लेकिन अभी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है शकील रामे साहब ने, जो कि माहिर माशी अमूर है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, क्योंकि हर रोज इस वक्त आम आदमी का एक ही सवाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम जब भी पेट्रोल डलवाने जाते हैं हमें पता चलता है कि रेट बढ़ चुका है, प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, रातों रात प्राइसेस बढ़ जाती हैं। सो ये तूफान क्या ठहरेगा भी, या ये हम आगे जब तक IMF का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता दिन ब दिन हमें देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ रही हैं? लेकिन जब तक हमें पहले दो चीज़ें मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि हमें IMF की तरफ से ये हमारी रिक्वायरमेंट आई थी कि हमने इस पर आहिस्ता आहिस्ता सील टैक्स को लेके आना है, सील टैक्स को बढ़ाना है, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना का पॉइंट ऑफ व्यू था। मगर साथ साथ मुझे देखना पड़ेगा कि रिसेंट डेज में जो कि यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं। ना सिर्फ ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, गैस की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, क्योंकि रशिया जो है कि वो ऑयल एंड गैस में एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल लेवल पे, और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है हर मुल्क पे। तो पाकिस्तान के हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यूल प्रेशर है। नंबर एक, हमारे हमें IMF की कंडीशनैलिटी है। नंबर दो, ये हमारे लिए जो रशिया का यूक्रेन का क्राइसिस है, ये भी इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका प्रेशर भी पाकिस्तान को बियर करना पड़ रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट तो देख लिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक इसको सस्टेन कर सकेंगे,
क्योंकि एक तरफ तो IMF से आपने कमिट किया हुआ है हम करेंगे, फिर दूसरा ये अब कब तक सब्सिडी देंगे, सब्सिडी के लिए भी पैसा चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं पैसे तो हम पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, पैसे तो हमने आधार लोगों का वापस करना है। तो इस कंडीशन को, सूरत को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस और बढ़ेंगे। रामे साहब, जब ये बात की जाती है कि देखें प्राइसेस तो इंडिया में भी बढ़ रही हैं, प्राइसेस तो यूरोप में भी बढ़ रही हैं, अमेरिका में भी बढ़ रही हैं, और जो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं वहां भी बढ़ रही हैं, तो लोग कहते हैं कि जी वहां की कुव्वत खरीद जो है वो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, कुव्वत खरीद के हवाले से इमरान खान साहब ने अभी 2 काम किए। एक, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी उनमें इजाफा हुआ। इससे पहले पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियां जिन्होंने तारीख का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था, कोई 950 अरब रुपए के करीब सालाना, उनके बड़ों को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप कम से कम जो उजरत है वो तो कम से कम बढ़ाएं। वो उस पर उन्होंने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया, बल्कि इस पे इत्तफाक हो गया। अच्छा, अब यही एक तरीका है लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के हवाले से। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट का जो ये इकदाम है? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हर साल वैसे बढ़ जाती हैं, यही सुनते हैं जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ गई, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं है। उस तरह पूरा मुल्क सरकारी मुलाजमीन पर तो नहीं मुश्तमिल। अब प्राइवेट सेक्टर्स को जो एंगेज किया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कि मिनिमम जो हम वेज की बात करते हैं, जब एक पायलट ने किया था, पायलट एक लेबर पे काम करने वाला इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेज जो है कि मोर देन 30,000 होनी चाहिए, जो कि हम पाकिस्तान में इस वक्त, हाँ जी, उन्होंने 2 साल पहले की स्टडी है। फिर ILO की भी हम देखें 1-2 साल पहले की स्टडी, तो उन्होंने एवरेज पे बात की थी 25,000 मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि जो हालात को देखते हुए, आप देखिए उसको देखते हुए तो हमारी बिल्कुल नीचे, अभी मैं 17,000 है या 18,000 है कुछ 1-2 परसेंट में, तो ये हमारी है परचेजिंग पावर। मगर जो रियल क्वेश्चन है इस वक्त, जब हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर एरोड हुई है, अब देखें जो हमारा डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपये की वैल्यू गिरी है, अब देख कहाँ से उठ के, यानी कि पिछले 3 सालों में हम देख रहे हैं कि 4 सालों में 100 रुपये से 170 तक चला गया। आप खुद इमेजिन कर लें, जो चीज़ पहले आपको इंपोर्ट, और हमारी जो मेजर चीज़ें हैं वो इंपोर्ट है। इवन कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिक्लेयर करते हैं, मगर पिछले साल हमारे को राउंड अबाउट $5 बिलियन की हमने खुदरी चीज़ें जो है कि वो इंपोर्ट की, खुराक की चीज़ें, जिसमें ऑयल भी था, जिसमें इवन वीट भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और अभी तो फर्टिलाइजर भी करनी पड़ रही है। तो जब सब इंडिकेटर को साथ मिला के देखते हैं, तो ऑयल तो है ही है जिसको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल, सब चीज़ों को साथ मिला के देखते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो परचेजिंग पावर रुपये की है जिसमें हम उसको बढ़ाते हैं वो तो कम है। अगर हमने 15% भी बढ़ा दी है, यानी कि बात करते हैं कि हमने 2004 के मुकाबले में 4 साल पीछे थे, हमने 15% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, इसके देखेंगे डी वैल्यू कितनी हुई है, और जब आप इंपोर्ट करेंगे उस हिसाब से आपको उसकी कीमत जो है कि प्राइस वो ज़रा नज़र आएगी। अच्छा, ये बताएं कि इसका हल क्या है? क्या बस ऐलान कर दिया जाए जी मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, फिर उसको इंप्लीमेंट कौन कराए? जाहिर है हमारे मुल्क के रामे साहब मुश्किल हालात भी तो हैं, उनमें रहकर फैसले करने हैं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, हमारी जो पहली और आखिरी तजवीज़ यही होती है कि आप अपने प्रोडक्शन सेक्टर को अब बढ़ाएं। हमारा क्या हो रहा है, हमारे सर्विस सेक्टर का शेयर हमारी इकानमी में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे, अभी जो बात कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर का भी जो रिवाइज किया, तो उसमें हम कहते हैं कि मोर देन 20% हो गया, और इसी तरह जो इंडस्ट्री का थोड़ा सा कम हो गया, 18 to 19% है। अब बाकी कहाँ से था? सर्विस सेक्टर से। अब देखिए, जब तक आपका प्रोडक्शन सेक्टर नहीं होगा, आपका सर्विस सेक्टर आपको सस्टेन नहीं करवा सकता। सर्विस सेक्टर में बड़े बड़े सेक्टर कौन से हैं? टेलीकॉम है, अब बाकी फाइनेंशियल मार्केट है, या छोटी जो रिटेलर हैं जिसको हम बात करते हैं, रिटेलर का भी एक सर्टेन पोर्शन है। ये जो लोग हैं ये आपको टैक्स के मद में क्या दे रहे हैं, आपको यहाँ ये भी देखना पड़ेगा। यही अगर हम बात कंपेयर करें हम इंडस्ट्री से, वो आपको क्या दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, जॉब्स क्रिएशन क्या है, क्या आपका सर्विस सेक्टर जॉब कितनी क्रिएट कर रहा है और आपका प्रोडक्शन सेक्टर कितनी कर सकता है। स्पेशली जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो कि मेजर अभी बात करते हैं कि हमारी तो अनस्किल्ड लेबर है। जब अभी देखने का, अभी मैं देख रहा था इसका स्टैटिस्टिक्स, हमारी लिटरेसी रेट जो है कि वो ऑलमोस्ट 60 to 61% है, हम 61% कह लेते हैं। इसका मतलब है अभी पाकिस्तान में 85.5 मिलियन लोग कंप्लीटली अनएजुकेटेड हैं। अब उसको तो आप सर्विस सेक्टर में नहीं ला सकते, या उनको आप क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री में नहीं ले जा सकते। ये यानी कि 85 मिलियन तो वो लोग हैं जो, जिनको हम पंजाबी में कहते हैं चिट्टे अनपढ़, यानी जो सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद है इस लिटरेसी रेट में जो सिर्फ अपना नाम पढ़ सकती, लिख सकती है। अब इस कंटेक्स्ट में हमें किस सेक्टर को आगे लेके चलने की जरूरत है जिसमें लोगों की जिंदगी में बेहतरी है, वो है एग्रीकल्चर। अनफॉर्चुनेटली
हमारे एग्रीकल्चर सबसे इग्नोर सेक्टर है। अभी ये दावे तो उन्होंने किए हैं, कोई किसान कार्ड ला रहे हैं, कभी कुछ सब्सिडीज के लिए कर रहे हैं, फिर अभी ये कह रहे हैं कि हुकूमत दावा कर रही है कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, फिर दूसरी जानिब खाद जो है वो भी शॉर्ट हो जाती है। उसकी भी वजह वो यही बताते हैं कि पहले पैदावार ज्यादा हुई है, किसान ने इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा काश्त कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से भी बिलोंग करता है, यानी कि मेरे ख्याल में 21% करता है। देखिए यहाँ पर जो सबसे फंडामेंटल चीज है, जब मैं पिछली दफा के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था उसमें जिस क्रॉप्स की उन्होंने बात की थी, प्रोडक्शन बढ़ी है, उनका एरिया ऑफ सोइंग बढ़ा दिया था, और उसके गेंस जिनका एरिया ऑफ सोइंग कम कर दिया था उसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। मतलब लास्ट ईयर की जो बात कर रहा हूँ जिसमें यानी गंदम की हम कहते थे बढ़ गई है, इसकी बढ़ गई है, साथ हम देखा था कपास की ड्रास्टिकली कम हो गई थी, क्योंकि कपास का जो था वो एरिया ऑफ सोइंग जो था वो इन्होंने कम कर दिया था। इसका मतलब आपने प्रोडक्टिविटी की वजह से नहीं बढ़ाई, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके यानी कि एरिया ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से कर दी है। नंबर एक। नंबर दो, अब देखिए सब्सिडी की जो बात होती है, हमारी सब्सिडी की पॉलिसी है ही फ्लॉड। रीजन क्या है? ये देते हैं ब्लैंकेट सब्सिडी। आप मुझे एक बात बताइएगा आदिल साहब, एक हमारे पाकिस्तान में जो कि ऑलमोस्ट 1.23 मिलियन फार्म ऐसे हैं जो लेस देन 1 एकड़ है, कि जिनके एक एकड़ से भी जमीन कम है, उसके लिए अगर आप 9,000 की बोरी पे या 8,000 की बोरी पे 1,000 रुपए की दे रहे हैं आप सब्सिडी, उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखते, वो तो खरीद ही नहीं सकता। इसी तरह अराउंड अबाउट 3 मिलियन जो फार्मर है वो लेस देन 2.5 एकड़ है। अब मुझे ये बताएं कि इनके पास इतनी इस्तात होती है कि जो इतनी बड़ी बोरी बैग जो है कि 1,000 की सब्सिडी खरीद सके? नहीं, बल्कि ये 1,000 किन के काम आता है कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो इसको छोटे फार्मर के नाम पे वो क्या करते हैं, वो सब्सिडी को ले जाते हैं। इस तरह हमने बात की थी हम किसान कार्ड देंगे, उसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, सारा कुछ है। अब आपको चाहिए एक ड्यूल एज सब्सिडी पॉलिसी। उसका क्या होना चाहिए? जो आपकी सब्सिडी है, जो कि आप इमेजिन करेंगे, आप कैलकुलेट करें, इतने % फार्मर की ये इनकम है, ये पॉवर्टी में फॉल करते हैं, इनको जो देनी है आपने इनपुट्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। उसके ऊपर आप देखें जी इतने एकड़ तक है, इनको 1,000 की जरूरत है, उसका 1,000 की दे दें या 2,000 की दे दें, फिर कैलकुलेट करें कि ये इसके ऊपर जो लोग हैं उनकी तो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सर जो बात कर रहे हैं ये स्कैंडिनेविया में तो हो सकता है कि एक खास तबके को फ्री दे दी जाए जिनकी इनकम बहुत कम है, और जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उससे बल्कि लिया जाए, उसको दिया ना जाए। पाकिस्तान में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ तो चीजों का मिसयूज शुरू हो जाता है अगर इस तरह से ये फ्री में देना शुरू कर दिया तो। देखिए ना, यही तो बात है कि आप देखिए ना, आप जो सास प्रोग्राम चला रहे हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं, इसकी डायरेक्शन नहीं सही। आप लोगों को सिर्फ मुफ्त में पैसे दे रहे हैं। अगर आप यही पैसा उठाएं और एग्रीकल्चर को देना शुरू करें, आपको लोग, एक तो ये है कि वो बाइज्जत तरीके से कमाना शुरू होंगे, दूसरी बात ये है कि वो आपकी प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे। आपको जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप वो पैसा उठा के मुफ्त में दे रहे हैं। आप कौन को फकीर बना रहे हैं। मतलब मैं अभी बहावलपुर में गया था पिछले दिनों, तो मेरी उधर से बात हो रही थी, मैंने कैसा चालान किया यार, इस दफा कपास की चनाई के लिए हमें लोग नहीं मिले। तो मैंने क्या वजह क्या हुई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लोग जो थे ना पहले चनाई करने आते थे, वो कहते अब हमें सास प्रोग्राम से पैसे मिल जाते हैं, हम क्यों काम करें। अच्छा जी, देखिए आपने कौम को फकीर बनाना शुरू कर दिया। इसका एक पॉजिटिव पहलू तो ये भी है कि देखें उससे मार्केट में लेबर की अगर शॉर्टेज हुई है तो उनकी जो कम अज कम इनकम के हवाले से भी जो एक्सप्लॉइट किया जाता था वो तो कम अज कम बढ़ जाएगी इस तरीके से। देखिए वो आते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है कि अब हम आपके धूप में आके आपके काम करें। हमें बात ये, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, देखें कोई कौम फकीर बना के आप तरक्की नहीं करती, और जब तक आप हाथ से काम करना नहीं। आप पॉवर्टी में रिडक्शन की मिसाल देते हैं चाइना की, 95 अब आप 90% अब 90 to 95% जो उनकी पॉवर्टी खत्म हुई है वो उनकी एक्टिविटी से खत्म हुई है। वो कैश ट्रांसफर नहीं करते थे, कैश ट्रांसफर सिर्फ उनको देते थे जो काम नहीं कर सकते थे, या तो बूढ़े थे या मजदूर थे या बच्चे थे। बाकी जो लोग थे वो कहते थे हम आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। बेशक देखें ये इन्होंने अभी शुरू किया था, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए थे, इन्होंने कहा था हम मुर्गियां देंगे, बकरियां देंगे, दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। आप लोगों को कंप्यूटर्स देते हैं, काम करो, लेकिन वो चल नहीं सका। तो यही बात है, चलना चल सकना। अब चाइना ने ये क्या किया था, उन्होंने हर जगह आइडेंटिफाई किया किस जगह कौन सी मार्केट चल सकती है, उन्होंने उस हिसाब से लोगों को काम में एंगेज किया, और यहाँ पर उनका जो प्राइवेट सेक्टर है या स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। यानी कि आप ये कह रहे हैं फोकस इस वक्त इस चीज पे करना चाहिए कि लोगों को एम्पावर करना है, ना कि हमने उनको एम्पावर करना और उनको काम करने की आदत डालनी है। फ्री में खाना जो है ना ये खत्म करना है, लंगर खाने बंद करा दें। बस फिर ना ही समझें। बाकी आप कह रहे हैं कि काम करने की आदत भी डालें
और ये मतलब फिर ना ही समझे। पाकिस्तानी या साउथ एशियन लोग तो वो हैं एक बात सुने, हम कर्जा वापस करने के लिए दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ हम मुफ्त में पैसा दे रहे हैं। अब आज तो आपका IMF ये कहता है जनाब ये सब्सिडी बढ़ा दो, सॉरी सब्सिडी खत्म करो, ये सेल्स इस पे खत्म करो, सेल्स टैक्स बढ़ा दो, इसकी प्राइस बढ़ा दो, इसकी बढ़ा दो। इसका मतलब ये है कि आप एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से आपको देना ना पड़े, आपको वहां से आए। लोगों देखें जब लोगों की इनकम होगी तो आपको, लेकिन IMF ने बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर एतराजात किए, लेकिन इस वाले मामले पर हुकूमत ने आने नहीं दिया उनको। देखें वो अब ये बात यही है ना कि उनको तो फिर उनको तो पता है। देखिए ना, लॉन्ग रन में यही इंस्टीट्यूशन, जब हम इस सिचुएशन में आएंगे तो हम पे डेट ट्रैप तो उन्होंने बना लिया है, अब पॉलिसी ट्रैप बना रहे हैं। अब देखें पॉलिसी ट्रैप क्या होता है, जिस तरह स्टेट बैंक को आपने कहा ये पॉलिसी बनाओ, आपने ना चाहते हुए स्टेट बैंक की वो पॉलिसी बनाई। ठीक है, जब सर अब कंक्लूड इसको अगर हम करें तो अब क्या एक्टिविटीज आप समझते हैं कि जरूरी है ताकि हम लोगों को काम की तरफ लेकर जाएं या हम उनको एम्पावर कर सकें और पैसा भी वहां से देकर कुछ प्रोड्यूस भी करें? देखें, सबसे जो हमें इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है जिस सेक्टर से, वो है हमारा एग्रीकल्चर का। ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान में बड़ा रेटरिक है एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर से आपकी फूड सिक्योरिटी का इशू हल होता है, एग्रीकल्चर से आपकी अनस्किल्ड जो लेबर है उसकी कंजम्पशन हो जाती है सारी की सारी। क्या कहते हैं कि हमारी मेजर जो एक्सपोर्ट है इस वक्त, चाहे वो राइस है, चाहे वो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खेलों का सामान है या लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, वो आती हैं एग्रीकल्चर से। अब जन के सारे फैक्टर्स को मिला के देखें तो ये हमारे लिए एक ग्रेटर पुश दे सकता है। उसके लिए हमें जरूरत है कि हम अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को चलाएं। अब देखें, हम चाइना के साथ हमारी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें B2B की तो बहुत बात हो रही है, मगर B2Z की बात नहीं हो रही। इस पे किसी हो सकती है लंबी चौड़ी, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब देखें जो चाइना का बिजनेसमैन है वो बहुत बड़ा है। अब पाकिस्तान में जब वो आएंगे तो हमें उनको मिनिमम जो कि हम कॉर्पोरेट फार्म की बात करते हैं वो यानी कि 1000 एकड़ होना चाहिए, या हमारे जो 90% फार्म है वो लेस देन 12.5 एकड़ है। अब इस सिचुएशन में देखते हुए हमें एग्रीकल्चर उनके साथ, ठीक है आप लोगों यानी कि B2B भी हम आपके साथ करते हैं, मगर B2Z इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के पास मोर देन 8 मिलियन एकड़ पड़े हुए हैं जिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है एग्रीकल्चर की। 8 मिलियन इज अ बिग नंबर जिसको हम यूटिलाइज करते हुए लोगों को जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, वहां से सरप्लस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेक्टर से हमें स्टार्ट करना है। सेकंड जो है कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हमें ये देखना है वहां मिक्स क्रिएट करना है। अभी तो हमारा सारे का सारा जो प्राइवेट सेक्टर भी है, हम स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को कहते हैं नहीं जी इनको बेच दो। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि 2021 में चाइना का जो टोटल GDP है $18 ट्रिलियन, उसमें 32% उनकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का था, और दुनिया की जो 500 फॉर्च्यून कंपनी है उसमें 91 जो है चाइना की वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं। हमारे यहाँ क्या मसला है, हम इन स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को घर का बना दिया जहां पे जाने की जो भी फजूल बंदा आता है उसको एडजस्ट करते जाना है, इकोनॉमिक रैशनल पे नहीं चलाते। अब देखें गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ टैक्स पे नहीं चल सकती, गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहिए होता है। अब जिस दुनिया में देखें ममालिक में ये नहीं है, चाइना क्यों सस्टेन कर रहा है हर किस्म का शौक। ठीक है, इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है। ब्रेक का टाइम भी है। बहुत शुक्रिया शकील प्रोग्राम को बड़ा टाइम दिया है। यानी कि जो ओवरऑल अगर मैं बात तो कंक्लूड करूं तो हमने सिर्फ आवाम को वैसे पैसे देना, उनको इसलिए पैसे देना है कि वो एम्पावर हो सके और आगे और भी मनी प्रोड्यूस कर सके। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैसल वाडा की नहली के मामले के ऊपर, साथ में रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अदिल, टाइम कम है, मैं चाहूंगी आप क्विकली बता दें कि क्या फैसल वाडा साहब नाअहली से बच सकते हैं? देखें, फैसल वावड़ा साहब ने बड़ा स्मार्ट खेला है इस सारे मामले में। सब ये कह रहे थे कि वो क्यों नहीं बता रहे वो तारीख जो रिनंसिएशन सर्टिफिकेट के हवाले से, और अब वो टाइम आ गया है कि उस स्ट्रेटेजी की बुनियाद पे ये बड़ा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि फैसल वावड़ा साहब से आखिरी वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था कि आप हमें शरीयत तर्क करने का वो सर्टिफिकेट दे दें, तो इन्होंने कहा जिसने इल्जाम लगाया वो लेकर आए। और इसमें क्या हुआ कि जिस दिन ये फैसला महफूज हुआ उस दिन भी जो कादर मंदुखेल हैं उन्होंने कहा कि मुझे इनकार कर दिया है अमरीकी सफारत खाने ने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही
इसमें कुछ करे, उन्हें लिखे, क्योंकि देखें जो इल्जाम लगा रहा है वो एक फोटोकॉपी दे रहा है और उस फोटोकॉपी की बुनियाद पे जो है ये फैसल वावडा ने कहा कि कैसे फैसला देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैरानकुन तौर पर 14 जनवरी को खत लिखा और हालांकि फैसला इससे पहले 23 दिसंबर को महफूज हो चुका था, लेकिन जो अहम इंकशाफ सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 जनवरी को अमेरिकी सफारत खाने को खत लिखा, अमेरिकी कॉन्सुलेट को खत लिखा और 26 जनवरी को इसका जवाब आया। ये वो गेम चेंजर पॉइंट है, ये आगे जाकर ये सूरत हाल जो है पलट सकता है, क्योंकि आपने उस पे उनका मौकफ ही नहीं लिया, आपने सुना ही नहीं फैसल वावडा को, और आपने फैसला महफूज करने के बाद जब ये खत अमेरिकी कॉन्सुलेट को लिखा और अमेरिकी कॉन्सुलेट का जवाब भी यकीनन जब फैसला महफूज होने के कई रोज बाद आया, तो इसमें तो जो आर्टिकल 10A है, जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, ये वो नुक्ता हो सकता है जो आने वाले दिनों में बड़ा अहम हो। इसके अलावा जो फैसल वावडा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसका ये काम नहीं था, और 62(1)(f जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में नहीं आता। और नजीरे भी हैं जिसको हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने, एक सिंध हाई कोर्ट का केस भी है, उस पर एक दफा फिर डिटेल से बात करेंगे कल। लेकिन बहरहाल फैसल वावडा की नहरी के खिलाफ जो अपील है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, कल इस पर डिटेल से बात करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।